हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के अंदर अभी तक मैंने आपको आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, 38, 39 और 39A पढ़ा दिया है। और अब मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए हैं। ओके, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अपना एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। डीपीएसपी का अपना एक प्लेलिस्ट है। इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर हैं उनका अपना एक प्लेलिस्ट है। ओके, आपके सहूलियत के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है, ताकि आप किसी भी लेक्चर को ईजिली एक्सेस कर सकें डिपेंडिंग अपॉन कि आपके रिक्वायरमेंट जो भी हों। तो आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ओके, अगर मैं आर्टिकल 40 की ओरिजिनल लैंग्वेज कहूँ, ठीक है, तो वो कहता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एम्पावर देम विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, यानी कि स्टेट का मतलब है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आर्टिकल 40 केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह निर्देश दे रहा है कि सरकार को वो तमाम कदम उठाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो विलेज पंचायत का गठन करें, ठीक है, और उन्हें वो तमाम शक्तियां दें जिससे कि विलेज पंचायत जो है वो एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सके, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 40 की जो इम्पोर्टेंस है ये रिफ्लेक्ट होती है महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज मॉडल में। महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि अगर भारत को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है, अगर इंडिया का हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण लेवल पे जो लोग हैं, जो विलेज पॉपुलेशन है, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत क्रूशियल है। और महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हमें ग्रामीण यानी विलेज लेवल पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना है तो हमें ग्राम सभा को सेल्फ रूल करने की अथॉरिटी देनी होगी। ग्राम स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, ग्राम का मतलब होता है ग्रामीण, विलेज लेवल, ग्राम सभा। तो महात्मा गांधी जी का ओपिनियन ये था कि जो ग्रामीण विलेज लेवल पे जो भी लोग रह रहे हैं वो अपनी समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अगर उनको खुद को गवर्न करने की अथॉरिटी दी जाए, ठीक है, उनको संवैधानिक रिकॉग्निशन दी जाए टू रूल देम एज ए सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहतर पॉलिसीज़ और स्कीम बनाएंगे रेदर देन कि सेंटर या स्टेट उनके लिए पॉलिसी या स्कीम बनाए। बिकॉज सेंटर या स्टेट में बैठे लोगों को उन ग्रामीण लेवल की समस्याओं और ज़रूरतों की उतनी समझ नहीं होगी या उतनी बेहतर समझ नहीं होगी जितना कि वहाँ के खुद के रहने वाले लोगों को अपने बारे में पता होगा। ये पूरा आइडिया था आर्टिकल 40 का। और जो पंचायत सिस्टम है ये इंडिया में काफ़ी पुराना है, ठीक है। अगर इसकी हिस्टोरिकल ट्रेसिंग की जाए तो 350, ठीक है, इन क्राइस्ट एरा, ओके, दैट इज़ 350 AD से ये सिस्टम इंडिया में प्रिवलेंट है। अब देखिए कि आर्टिकल 40 को लेके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाया जा सकता है, बिकॉज जब भी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत लेंदी है। तो मैंने इस लेक्चर को मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव रखा है कि मैं सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को बता सकूं इन ए लिमिटेड टाइम। ओके, टाइम कम से कम लगे। तो अब देखते हैं, तो आर्टिकल 40 को रियलाइज़ करने के लिए, ठीक है, यानी पंचायत को एम्पावर, देखिए ऑर्गेनाइज और एम्पावर करने का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि स्टेट को ये, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये इंश्योर करना चाहिए
कि हर मतलब ग्राम सभा लेवल पे पंचायत सिस्टम होना चाहिए। और एम्पावर करने का मतलब है कि पार्लियामेंट पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे। ओके, तभी तो एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो काम कर सकते हैं। और देखिए आर्टिकल 40 जो है ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉक्सिमेट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि लोगों को खुद को गवर्न करने के लिए जितना क्लोजेस्ट पावर दी जा सकती है वो इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 40 बनाया गया। तो अगर आर्टिकल 40 को रियलाइज़ करने के बाद अगर हम देखें तो इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट बन जाती है। पहला है गवर्नमेंट एट सेंटर लेवल, देन गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड देन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉज या लेजिस्लेशन बना सकती है, उन पे पॉलिसी स्कीम्स बना सकती है। ठीक है, स्टेट असेंबली के पास अथॉरिटी है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी बना सकती हैं। अगर स्टेट असेंबली के जो भी पॉलिसी स्कीम या लेजिस्लेशन कंकरेंट सब्जेक्ट पे बने हैं, अगर उसी सब्जेक्ट पे सेंटर ने भी कोई लॉ बनाई है और स्टेट की लॉ सेंटर के लॉ के साथ सिंक में है, देन इट विल बी वैलिड, इट विल बी इफ़ेक्टिव। अगर कॉन्फ्लिक्ट में होगी देन स्टेट की जो लॉ है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, सेंटर की लॉ प्रिवेल करेगी ऑन दैट सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। उसी तरह से अगर विलेज पंचायत को एम्पावर करना है, ठीक है, तो इन्हें भी कुछ मुद्दे दिए जाने चाहिए, ठीक है, जिस पे कानून बनाने का या गवर्न करने का इनको एक्सक्लूसिव राइट हो। तो इसीलिए 11th शेड्यूल बनाया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 40 को रियलाइज़ करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 किया गया, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th पार्ट ऐड किया गया और उसमें आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O ये 16 आर्टिकल्स हैं। यानी कि आर्टिकल 243 अपने आप में एक आर्टिकल है, फिर आर्टिकल 243A से लेके आर्टिकल 243O ये 15 आर्टिकल्स हैं। तो 243 प्लस 243A to O इज 15 प्लस 1 16 आर्टिकल्स। ठीक है, तो 16 आर्टिकल्स और 11th शेड्यूल दिए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के गठन मतलब वर्किंग के लिए। अब देखिए 11th शेड्यूल में वो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के परव्यू में आते हैं। यानी कि 11th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे पॉलिसी स्कीम पंचायती राज सिस्टम बना सकती है, यानी पंचायत को बनाने का अधिकार है। अब उसमें क्या सब्जेक्ट हैं? एग्रीकल्चर है, ठीक है, लैंड इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, अगर वो कोई पॉलिसी लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाते हैं, सॉयल कंजर्वेशन के लिए बनाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए कोई पॉलिसी, सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, फ्यूल एंड फॉडर, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी को लेके ये प्रोविजंस बना सकते हैं, ठीक है, लोकल रोड, ब्रिज, वाटरवेज, लोकल कम्युनिकेशन, एजुकेशन इंक्लूडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है, एडल्ट एंड फॉर्मल एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस पर्टिकुलरली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ओके, हेल्थ सैनिटेशन एंड अदर इशूज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ इन दैट एरिया। अच्छा, ये सारे मुद्दे स्टेट लिस्ट के अंदर भी आते हैं, ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पे स्टेट असेंबली भी प्रोविजंस, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, स्कीम्स बना सकती हैं, ठीक है, और इन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बना सकती है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो भी इन मुद्दों पे स्कीम्स, पॉलिसी बनाएंगी वो स्टेट के पॉलिसी या स्कीम के साथ सिंक में होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी इनइफेक्टिव। लाइक दी
रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट ऑन द मैटर्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो मोटी मोटी ये बातें हो गई कि पंचायती राज सिस्टम को एम्पावर करने के लिए आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243A to O इंसर्ट किया गया और 11th शेड्यूल बनाया गया। अब सवाल ये आता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बनाया किन रिकमेंडेशन पे गया। तो देखिए, गवर्नमेंट ने सेटअप किया था बलवंत राय कमेटी। ओके, बलवंत राय कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1957 में टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में इनिशिएट किया था। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ये ओरिजिनली यूनाइटेड नेशंस का आइडिया था। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर कंट्रीज़ थे उनको भी अपने कंट्री में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करना था और अपने लोगों के लिए, खास करके रूरल एरियाज़ में, ठीक है, रूरल वेलफेयर के लिए काम करना था। तो गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को 1952 में अडॉप्ट किया फॉर रूरल वेलफेयर। अब आप एक बात समझिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अर्बन या सब अर्बन एरियाज़ के लिए नहीं थे, बिकॉज वहाँ पे तो म्यूनिसिपैलिटीज़ काम करती हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बेसिकली जो कंट्री साइड या रूरल एरियाज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने 1952 में लॉन्च किया था। इसके तहत गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि वो विलेज लेवल पे एजुकेशंस प्रोवाइड करें, ठीक है, बच्चों को, और एडल्ट एजुकेशन की भी प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बनाई थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स टू चिल्ड्रेन एंड टू द एडल्ट मेंबर्स जो खुद को रजिस्टर कराते फॉर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ तक से गवर्नमेंट ने भी प्रोविज़न बनाई थी कि जो भी एडल्ट मेंबर्स फार्म एक्टिविटीज़ में दिन में काम करते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स नाइट्स में बनाई जाएंगी, जब वो फ्री हों अपने काम से तब वो पढ़ सकते हैं। पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन को लेके, ठीक है, काम करना था अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेडिकल फैसिलिटीज़, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ इंश्योर करना रूरल एरियाज़ में, और अदर सिविक एमिनिटीज़ की, मतलब जो भी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हॉस्पिटल्स को लेके, एजुकेशन को लेके, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को लेके कि महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाए, उनको सिलाई बुनाई की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, मेल्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की ट्रेनिंग। ठीक है, और विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो बलवंत राय कमेटी को बनाया गया था इन्हीं सभी प्रोग्राम्स की जो भी अचीवमेंट्स थे उनको रिव्यू करने के लिए। फाइनली बलवंत राय कमेटी ने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि अगर हमें रूरल वेलफेयर को करना है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव होगा कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करें, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 3 लेवल पे ऑर्गेनाइज होगा। ग्राम सभा लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा। ठीक है, और फाइनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को या सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला था LM सिंघवी कमेटी के रिपोर्ट के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचायती राज ग्राम सभा लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो देखिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दूं तो आज की डेट में इंडिया में 2,50,000 ग्राम पंचायत ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ग्राम पंचायत होता है इसको बोलते हैं, पंचायती राज को बोलते हैं काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, ग्राम पंचायत का मतलब है 5 ऑफिशियल्स का एक काउंसिल। ठीक है, उन 5 ऑफिशियल्स का जो हेड होता है उसको सरपंच कहते हैं, और ये सरपंच ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ जो प्रधान की इलेक्शन होती है वो ग्राम प्रधान ही सरपंच होता है, और जो बाकी 4 ऑफिशियल्स होते हैं हम उनको वार्ड मेंबर्स बोलते हैं या वार्ड पंच बोलते हैं। ठीक है, उन्हें भी ग्राम सभा इलेक्ट करती है। अब ग्राम सभा उन सभी लोगों से बनती है जो
प्रधान के इलेक्शंस और वार्ड मेंबर्स के इलेक्शंस के लिए वोटिंग करते हैं। तो मतलब 2 या 2 से अधिक विलेज का अपना समूह, ठीक है, 2 या 2 से अधिक विलेज का अपना ग्रुप, ठीक है। तो वो जो 2 या 2 से अधिक विलेज हैं उसकी जो भी 18+ यानी जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है जो कि वोटिंग राइट रखती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट दी ग्राम सभा, ठीक है। अब आप देखिए कि ग्राम पंचायत काम कैसे करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी ग्राम सभा है उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स देती है वो देती है आपके सरपंच यानी कि ग्राम प्रधान को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात करूं तो जो भी पंचायत सेक्रेटरी होता है, ठीक है, उसको फंड्स मिलते हैं बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, और पंचायत सेक्रेटरी उस फंड को देता है ग्राम प्रधान को, और ग्राम प्रधान उस फंड का इस्तेमाल करता है जो भी उस ग्राम सभा यानी विलेज लेवल पे जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो ग्राम पंचायत है, जो इसकी इलेक्शन होती है, इसके इलेक्शन को सुपरवाइज करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। जो भी जिला परिषद, ठीक है, ब्लॉक समिति या जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं ये सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं। अब जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है इसको सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ओके। और जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर साहब। सो ये मोटा मोटी बातें हो गई ग्राम पंचायत को लेके। ग्राम पंचायत में 5 लोग होते हैं, सरपंच ग्राम प्रधान होता है, बाकी 4 मेंबर को वार्ड मेंबर या 4 अदर पंच बोलते हैं, ठीक है। इन सबको इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के लोग, ठीक है। तो ग्राम सभा 2 या 2 से अधिक विलेज का समूह होता है, जो भी उसमें 18+ के जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं, मेल या फीमेल, ठीक है, वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत वोटिंग राइट रखते हैं। दे इलेक्ट दी ग्राम प्रधान एंड अदर 4 मेंबर्स। अब देखिए कि इंडिया में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में बनाए गए जहाँ की जनसंख्या, जिन स्टेट या यूटी की जनसंख्या 2 मिलियन से ज़्यादा यानी 20 लाख से अधिक लोग अगर किसी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्क करेगी। और मैंने बताया था कि ये 3 टीयर पे वर्क करती है। ग्राम सभा लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुक या तहसील लेवल पे ब्लॉक समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। अब देखिए कि और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया के जो भी शहरी इलाके हैं, अर्बन या सब अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ काम करती हैं वहाँ के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ग्राम पंचायत तो आप समझ गए कि विलेज लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है, लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे होता है उसे ब्लॉक समिति कहते हैं। कुछ स्टेट्स में उसे पंचायत समिति कहते हैं, कुछ जगह पे मंडल समिति कहते हैं, डिपेंड करता है कि उस स्टेट में ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे, ठीक है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, ठीक है। तो चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, ठीक है, इन तीनों ही लेवल पे 1/3 जो सीट्स होती हैं मेंबर्स की वो विमेंस के लिए होती हैं, ठीक है। तो 1/3 सीट विमेंस के लिए रिजर्व होती हैं। साथ ही साथ इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की उतनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर ग्राम पंचायत की मैं बात करूँ तो अगर किसी ग्राम सभा में 20% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है तो उस 5 मतलब जो भी ग्राम पंचायत है उसमें 20 मेंबर्स, ठीक है, 20% मेंबर्स, सॉरी नॉट 20% मेंबर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए। तो टोटल मेंबर 5 हैं, तो 5 का अगर हम 20% निकालेंगे तो आएगा 1 मेंबर, ओके। सो एटलीस्ट 1 मेंबर
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, ठीक है। और 1/3 सीट्स वीमेन के लिए रिज़र्व होंगे, यानी कि 5 मेंबर में से 33%, यानी अगर आप 5 का 1/3 लेंगे तो कुछ आएगा आपका 1.6, यानी कि 2 मेंबर्स। तो 2 मेंबर्स फीमेल होनी चाहिए, 1 मेंबर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से होना चाहिए, तो 3 सीट्स तो रिज़र्व हो गई आउट ऑफ दैट 5, ठीक है। बाकी 2 में ओबीसी या फिर आपके जनरल कास्ट के 2 लोग चुने जा सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए अगर ग्राम प्रधान के पोस्ट या फिर ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन के पोस्ट को रिज़र्व करना है तो वो रिज़र्व कर सकते हैं, दे हैव दैट राइट, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कॉम्पोजिशन हो गया। अब देखिए कि फ़िलहाल में हमारे इंडिया में सभी स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम है एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरेटरी में आता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है। दिल्ली वाटर बोर्ड है। सो दिल्ली में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है एंड डिफरेंट गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो यहाँ के सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स को देखती हैं। बाकी अगर स्टेट की बात करें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, तो इन 3 स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मोटा मोटा 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला कि जो भी आपका लोकल लेवल है वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योर कर सकें, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकें। और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। और जो भी पहले जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती थी, ठीक है, उन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत इम्प्लीमेंट की जाती थी। लेकिन अब उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से थ्रू होता है, कि यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको इंश्योर करना जिला परिषद का काम है, ब्लॉक लेवल पे इंश्योर करना ब्लॉक समिति का काम है, और विलेज लेवल पे, नॉट जस्ट विलेज लेवल, ग्राम सभा लेवल वुड बी द राइट टर्म, तो ग्राम सभा के लेवल पे ग्राम पंचायत का काम है, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम का एग्जांपल दूं तो मनरेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्राम सभा लेवल पे मनरेगा की जो लिस्ट होती है उसको मेंटेन करता है ग्राम प्रधान विद असिस्टेंस ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, और उसको सुपरवाइज करता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के जो भी वर्क होते हैं उनको सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फंड, पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो इनके फंड के 3 सोर्स हैं। पहला तो है लोकल बॉडी ग्रांट, ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो भी लोकल बॉडी ग्रांट देती है, ठीक है, जिला परिषद को, ब्लॉक समिति को या ग्राम पंचायत को, एक फ़ंड तो उनके पास वहाँ से आता है। दूसरा है फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी जो केंद्र सरकार के अपनी स्कीम्स हैं लाइक मनरेगा, ठीक है, लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड्स दी जाती हैं, ठीक है। फंड्स रिलीज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनके रिकमेंडेशन पे इनको फंड्स दी जाती हैं। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से भी इन्हें फ़ंड मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लाइक मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और भी जो भी आपका आंगनवाड़ी मिशन है और बाकी सारे जो भी मिशंस हैं, ठीक है, उन सब के लिए फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है, ठीक है, उन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी
इनको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड्स देती है। सो मोटा मोटा ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्राम पंचायत का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कि उस ग्राम सभा में जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग जितना परसेंट पॉपुलेशन में होंगे उतना ही परसेंट उनके मेंबरशिप होगी। मैंने 20% का एग्जांपल लिया। अगर 20% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है तो 5 मेंबर की बॉडी में आउट ऑफ 5 अगर 20% निकालेंगे तो 1 सीट आएगी, यानी 1 सीट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हो जाएगी, 1/3 वीमेंस के लिए यानी 1.66 यानी कि 2 सीट, ठीक है। यानी 3 सीट तो रिजर्व हो गई और बाकी 2 पे। और इसी तरह से ये तो हम ग्राम पंचायत की बात कर लिए, ठीक है। अगर हम ब्लॉक लेवल पे बात करेंगे तो उसको मैंने कहा था मंडल समिति या ब्लॉक समिति, ठीक है। अब उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो उस ब्लॉक के अंदर, देखिए ब्लॉक समिति भी वैसे ही उसका भी कॉम्पोजिशन लगभग ऐसे ही ऑर्गेनाइज है, लेकिन वहाँ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसी ब्लॉक के अंदर कितनी ग्राम सभा आती हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, जिसके अंदर 20 ग्राम सभा आती हैं, तो उन सभी ग्राम सभा का अपना ग्राम पंचायत होगा और सभी ग्राम पंचायत का अपना एक प्रधान होता है, ठीक है, जिसको सरपंच कहते हैं। तो ब्लॉक में जो ब्लॉक समिति होगी, ठीक है, उस ब्लॉक समिति में 20 तो ये सरपंच यानी 20 प्रधान हो गए, ठीक है, प्लस जो हमारे एमएलए एमपीज़ होते हैं ये भी हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं, ठीक है। और बाकी उस ब्लॉक के अंदर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको जो फार्मर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं। उस ब्लॉक के अंदर जितना भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन में जितना भी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है उतनी सीट्स उनके लिए रिज़र्व होती है, ठीक है। 1/3 सीट्स विमेंस के लिए रिज़र्व होती है एट ऑल पोस्ट, ठीक है। मेंबर्स भी हो सकते हैं और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी, ठीक है। दे आर रिजर्व्ड 1/3 रिजर्वेशन वहाँ भी होता है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन हो गई ब्लॉक समिति का। अब आप देखिए कि अगर किसी जगह कोई ब्लॉक बड़ा है तो ब्लॉक समिति में ज़्यादा मेंबर होंगे, यूजुअली अमूमन तौर पे 20 से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। 15 से 20 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति में। अगर कोई ब्लॉक छोटा है तो वहाँ पे 15 से 20 मेंबर होंगे, कोई ब्लॉक बड़ा है तो वहाँ 20 से 40 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं जिला परिषद की बात करूँ तो जिला परिषद में यूजुअली 40 to 60 मेंबर्स होते हैं। अगेन जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, अगर मैं जिला परिषद की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। सभी पंचायत समिति के जो प्रेसिडेंट यानी कि जो सभी आपके ब्लॉक समिति के जो भी चेयरपर्सन्स थे वो बैठते हैं, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अपना डिपार्टमेंट हो, तो जितनी भी सरकार के राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड, वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। जो हमारे एमएलए एमपीज़ होते हैं वो आते हैं, ठीक है, जो उस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको जो फार्मर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और विमेंस का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। और इन सब का जो हेड होता है, मतलब एक जिला परिषद को जो गवर्न करता है, जो हेड होता है, जो उसका चेयरपर्सन होता है, वो एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ही आपके डीडीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर आते हैं, सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। बिकॉज डीडीओ और सीडीओ जो होते हैं ये लोग दे आर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इनका काम ये है, देखिए आप ऐसे समझिए कि चाहे ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, ये आपकी एक तरह की लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये पॉलिसी और स्कीम बनाती हैं अपने अपने लेवल के लिए। ग्राम सभा लेवल के लिए पॉलिसी स्कीम ग्राम पंचायत बनाएगी, ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसी स्कीम है वो ब्लॉक समिति बनाएगी, और जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल
डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने हैं वो जिला परिषद बनाएगी, पर इन तीनों की पॉलिसीज़ हमेशा सिंक में बनाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए प्रधान समिति में आते हैं, समिति के हेड जो होते हैं वो जिला परिषद में आते हैं। अब आप देखिए, ये तो पॉलिसी स्कीम बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उन पॉलिसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो जो पंचायत लेवल पे एग्जीक्यूटिव, जो ग्राम पंचायत लेवल पे एग्जीक्यूटिव होता है वो पंचायत सेक्रेटरी होता है। जो ब्लॉक समिति यानी कि मतलब जो ब्लॉक पंचायत है उसके पॉलिसीज़ और स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि वही फंड रिलीज़ करता है, ठीक है, और वही सुपरवाइज़ करता है कि ब्लॉक पंचायत के जो भी पॉलिसी स्कीम्स हैं वो टाइमली पूरा हो सकें, ठीक है। और जो जिला परिषद के पॉलिसी स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनका जो फंड सैंक्शन है जो रिलीज होता है वो सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर करता है। और ये सभी लोगों का काम क्या है कि उस ज़िले के अंदर मतलब ग्राम सभा लेवल पे विकास करना, ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे, और इन सारे विकास, इन सभी सोशो इकोनॉमिक चीज़ों को फाइनली गवर्न कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो एक आईएएस ऑफिसर के अंदर उस ज़िले का सब कुछ आता है, सारे सरकारी विभाग आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आता है, सारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स, सब कुछ आता है। एक ज़िले के अंदर जो भी फंड जानी है वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से ही होकर जाती है। ये इस तरह से काम करता है। और मैंने बोला था जो आपके एमएलए एमपी होते हैं ये ब्लॉक, अगर उस ब्लॉक से आते हैं तो उस ब्लॉक समिति के भी मेंबर हो सकते हैं और ये जिला परिषद के भी मेंबर हो सकते हैं, बिकॉज ये भी वहाँ पे मतलब इनका भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है, इनका भी से होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन देने की बात करता है और उसको फुलफ़िल किया गया था बलवंत राय कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। गवर्नमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाती है, जिसके तहत वो पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 इंसर्ट यानी 16 आर्टिकल्स इंसर्ट करती हैं, 11th शेड्यूल डालती हैं। 11th शेड्यूल में वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पॉलिसी या स्कीम बना सकती है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 3 लेवल पे बनती हैं, ग्राम सभा लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक या मंडल लेवल पे ब्लॉक समिति होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। ग्राम पंचायत में 5 मेंबर होते हैं, हेड सरपंच होता है जिसे हम ग्राम प्रधान भी कहते हैं, बाकी 4 वार्ड मेंबर्स होते हैं। इन सब को उस ग्राम सभा के जो भी 18+ लोग हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिकॉज ऑफ दैट वो लोग चुनते हैं, ठीक है। ब्लॉक समिति में जो मेंबर्स होते हैं उस ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्राम सभा हैं उन सभी ग्राम सभा के प्रधान प्लस 1/3 सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर विमेन। बाकी उस ब्लॉक के अंदर जो भी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है उनकी जितनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में है उतना ही % सीट उनके लिए रिजर्व होता है, नियरली दैट मच सीट, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर उनको ज़्यादा सीट्स रिजर्व करनी है किसी भी लेवल पे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो ज़्यादा सीट्स रिजर्व कर सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। और जिला परिषद लेवल पे ब्लॉक समितिज़ के जो भी चेयरपर्सन है, हेड हैं, वो होते हैं, एमएलए एमपीज़ होते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं मैंने आपको बता दिया था। दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क। और इनको फंड मैंने कहाँ से आता ये मैंने बता दिया था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैंने ये बता दिया। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ कि ये जो खाप पंचायत होती है जो आपको वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में मतलब आपको खाप पंचायत वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में मिलेगी, ठीक है। तो ये खाप पंचायत जो होते हैं इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है, यानी खाप पंचायत को संविधान रिकॉग्नाइज नहीं करता है,
ठीक है। तो खाप पंचायत को संविधान ने कोई अधिकार नहीं दिया है, ना ही उन्हें रिकॉग्नाइज़ करता है। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। वहाँ के लोग आपस में मिलके अपनी जनहित मतलब अपनी जन सहमति से खाप पंचायत को चलाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 40। थैंक यू सो मच।